मैं आप लोगों के लिए 12वीं क्लास के रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के जो अंक सुधार परीक्षा हुई थी उस अनसॉल्व पेपर का पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ। निश्चित रूप से अगर आप इस पूरे को सुन लेंगे, सीख लेंगे, तो आपको निश्चित रूप से नई परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न जरूर मिलेंगे और आप उसे अच्छे से हल कर पाएंगे। मैं सभी प्रश्नों को अच्छे से बताऊंगा, उनके अंदर तक की भी बात बताऊंगा, उससे जुड़ी हुई अन्य बातें जो अन्य आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, समय बर्बाद नहीं करते। तो पहले ही क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये सेट है FZ, याद रखिएगा 2021 रसायन विज्ञान का प्रश्न पत्र है सेट। इस वर्ष में केवल 2 ही सेट बने थे अंक सुधार में, तो ये फर्स्ट है। मैं आपको पार्ट पार्ट में सारे सेट अवेलेबल कराऊंगा। तो देखिए पहले प्रश्न में आपसे क्या कहा गया है, पूछा गया है धात्विक आबंध प्रदर्शित करता है। धात्विक आबंध, तो धात्विक आबंध जो है वो धातु ही प्रदर्शित करेगी, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम आपका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न क्या है, इस पर दूसरे में है विलयन के ताप पर निर्भर करता है। तो विलयन के ताप पर निर्भर करता है मोललता। अगर आपने मोललता का फार्मूला पढ़ा होगा तो मोललता जो होता है शायद डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू मोलरता, ठीक है, मोललता। तो मोललता जो होती है उस वो है जो है ताप के अनुक्रमानुपाती होती है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मोललता। फार्मूला आपको शायद याद होगा, डेल्टा TB बराबर KB गुणे स्मॉल w गुणे 1000 बटे अपॉन में होता है आपका परमाणु भार गुणे कैपिटल W यानी विलायक का भार, ठीक है। ये आपका एक फार्मूला था, ये इसी से बनता है। इसका न्यूमेरिकल बहुत आता है इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अगला नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न क्या है आपका, तो दूसरा देखिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं समझने के लिए। दूसरा आपका प्रश्न है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। तो याद रखिएगा प्रथम कोट की जो अभिक्रिया होती है उसका वेग स्थिरांक सेकंड इनवर्स होता है। कैसे आया, कहाँ से आया, तो आपको 2 रिलेशन याद होंगे शायद। अगर आपने प्रथम कोट के लिए दर का सूत्र पढ़ा होगा तो D, कोई पदार्थ अगर A रहा है तो उसकी सांद्रता का दर जो होती है, सांद्रता परिवर्तन की दर, वो K उसी की पदार्थ की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती या 1 घात के होता है। तो इधर से भी दर की जो आपकी दर की, इधर से भी दर की जो मात्रक होगा वो सांद्रता की, सॉरी, इधर भी सांद्रता की कट जाएगी। तो ये जो आपका नीतांक है, इस नीतांक का जो मात्रक बनेगा वो सिर्फ क्या बनेगा, अपॉन में सेकंड ही तो बचेगा केवल, ये तो प्रति सेकंड हो गया। अगर शून्य कोट की अभिक्रिया होती तो शून्य कोट की अभिक्रिया में यहाँ पर इस पद का होता है 0, ये पूरा पद क्या होता है, शून्य। तो जब ये शून्य होता है तो K का जो मात्रक होता है वो मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाता है। क्या हो जाता है, मोल पर लीटर पर सेकंड। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकंड। इसमें कोई भी शून्य कोट का नहीं लिखा है, सिर्फ ये प्रथम कोट का लिखा हुआ है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो आपको फार्मूले याद हो गए होंगे। एक और फार्मूला भी होता है प्रथम कोट के लिए, अगर आपको कंफर्म हो या मालूम हो तो K बराबर बोलिए या T बराबर बोलिए, 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स, ठीक है। इस फार्मूले को भी ध्यान में रखिएगा। तो ये सांद्रता से सांद्रता के पद दोनों हैं तो ये कट जाएंगे मात्रक, सिर्फ आपके अपॉन में T बचेगा। तो वेग स्थिरांक यहाँ से जो आपका प्रथम कोट का अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है उसके लिए आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, मतलब मात्रक सिर्फ अपॉन में T बच रहा है तो राशि के हिसाब से T इनवर्स आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। घ नंबर में क्या पूछ रहा, RCHO टॉलन परीक्षण पर बनता है। तो इसमें 2 चीज़ ध्यान रखिएगा। एक तो CHO ग्रुप जो होता है वो ऑक्सीकृत हो जाता है COOH ग्रुप में, किसमें, COOH ग्रुप में। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो अब यहाँ पर तो COOH ग्रुप कहीं दिया ही नहीं है। तो दूसरा जो खुद टॉलन अभिकर्मक होता है, टॉलन अभिकर्मक का फार्मूला तो Ag2 होता है। जब ये इससे रिएक्शन करता है तो आपको सिर्फ Ag रजत दर्पण देता है, ब्लैक कलर का अवक्षेप होता है, ठीक है, प्रेसिपिटेंट। तो ये जो है अवक्षेप जो आपको ब्लैक कलर का मिलेगा इसको रजत दर्पण कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर टॉलन परीक्षण पर क्या बनेगा, तो एक तो ये बनेगा और ये खुद जो है COOH समूह में बदल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। और ये Ag2O है वो खुद अपचयित हो जाएगा, किसमें, सिल्वर में। एक शब्दावली जरूर थोड़ी जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इन्हीं से घुमा के आपको प्रश्न बना दिया जाएगा। प्रश्न यही होगा, अगली बार ये पूछ देंगे कि RCHO टॉलन अभिकर्मक के बाद अपचयित होकर क्या देता है, तो Ag, ठीक है, और ऑक्सीकृत होकर क्या देता है, तो COO कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं, ठीक। तो इस तरीके की शब्दावली थोड़ी ध्यान रखिएगा। आपने अगर शब्दों को ध्यान से सीखा, समझा, तो आपको सारे प्रश्न सरल लगेंगे। इसके बाद अगला हम लोग करते हैं, RNH2 तथा HNO2 की क्रिया से बनता है। तो इससे अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, ध्यान रखिएगा, इससे अल्कोहल बनेगा, ROH फॉर्म होगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट अगले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं 4 नंबर पे कि ग्लूकोज के एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति दर्शाता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा टॉलन जो परीक्षण होता है, ठीक है, वही आपका बताएगा। टॉलन परीक्षण से ये पता चलता है कि इसमें क्या है, क्योंकि जो आपको CHO समूह होता है अभी मैंने बताया आपको, वो किस में बदल जाएगा, ये ग्लूकोज का COOH में बन जाएगा, जिससे कि ग्लूकोनिक अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है, ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक है। तो ये कुछ आपके हो गए। और बाकी वैसे ग्लूकोज का आपका पूरा फार्मूला होता है CHOH का होल 4 और CH2OH, ये ग्लूकोज का पूरा फार्मूला लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये बाकी तो सेम ही रहेगा एट इज, वैसा ही बाकी ये COOH ग्लूकोनिक में बदल जाएगा, किसमें,
ग्लूकोनिक में तो एल्डिहाइड समूह किसकी उपस्थिति से दर्शाता है, टॉलन परीक्षण, ठीक है, यानी कि COOH एल्डिहाइड समूह की, किसकी, यही 1 नंबर में प्रश्न आपका आ जाएगा, तो आपको थ्योरेटिकल लिखना पड़ेगा। इसके बाद अगला दूसरे का का नंबर हम लोग करते हैं अब, तो दूसरे के का के करने से पहले इसको हम साफ कर देते हैं, है ना, तो थोड़ा साफ सुथरा हम समझ पाएंगे। अब देखिए दूसरे के का नंबर की बात करें तो दूसरे के का में बोल रहा है सिल्वर CCP जालक बनाता है, इसकी एकक कोशिका की कोर की लंबाई 408.6 pm यानी पिकोमीटर है, तो सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। तो देखिए घनत्व का फार्मूला आपको आना चाहिए, मैं आपको सोल्यूशन करके दिखाता हूँ। देखो CCP और ये सब क्या होता है, तो आपको अगर कुछ स्ट्रक्चर मैं पैकिंग के दिखाऊँ तो देखिए कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर हैं आपके, ये FCC जो स्ट्रक्चर होता है, CCP और FCC एक ही चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा। HCP थोड़ा अलग है, तो वो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वो फिर हम लोग डिटेल में करेंगे। अभी पहले हम लोग इनको थोड़ा जान लेते हैं ना, तो इसको पहले आपका हम एक शिफ्ट कर दें, एक किनारे शिफ्ट कर लें, हम आपको पहले सोल्यूशन करा दें, फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इस पर, है ना। ये कुछ HCP पैकिंग, और इनकी अगर हम पैकिंग की बात करें तो ये देखिए आपकी पैकिंग है, ये कुछ इस तरीके की पैकिंग है, ठीक है। ये अभी दिखा रहे हैं कि चतुष्फलकी जो होती है टेट्राहेड्रल वेट्स यानी खाली जगह है, वहाँ पर जब हम रखते हैं एक बॉल, नीचे A लेयर है, उसके अब दूसरी जगह जो खाली है वहाँ पर रख रहे हैं तो B लेयर है, अब नीचे वाली ही एट इज वैसी ही लेयर फिर उसके ऊपर रख देंगे तो वो AB टाइप AB लेयर बनेगी, तो वो हेक्सागोनल हो जाता है। कैसा हो जाता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के लिए आपका ये जो इस तरीके का कुछ होगा कि सारे मॉलिक्यूल्स आपके देखो एक दूसरे में टच हो रहे हैं, सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में टच हो रहे हैं आपके। और एक तीसरी लेयर होती है कि जब एक रखने के बाद दोबारा उसके ठीक सामने वाले एटम्स ना दूसरी लेयर के सामने आएंगे ना तीसरी वाली लेयर के सिद्धांत पे आएंगे, सब अलग अलग पोजीशन पे होंगे, तो उसको बोलते हैं ABC। इससे बनता है FCC या CCP पैकिंग। तो सवाल हम लोग का डेंसिटी निकालने का है, तो हम लोग अभी ये आगे है इसलिए डिटेल में बता दिया हमने। तो अभी चलिए हम लोग पहले न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, उसका सोल्यूशन करते हैं कि क्या है कैसे करेंगे उसको। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया उसमें, CCP। तो CCP से हमें पता चल रहा है ये दूसरे का नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। उससे हमको जानकारी मिल गई कि Z की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। Z की वैल्यू क्या होगी, 4। CCP है यानी FCC। फिर इसकी एकक कोशिका की कोर की लंबाई यानी A आपको कितना दे रखा है, 408.6 पिकोमीटर। तो पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसमें 10⁻⁻12 का यूज करेंगे, 10⁻12। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फिर इसका आप घनत्व निकालना है, हमें क्या निकालना है, घनत्व। घनत्व का मतलब डेंसिटी, रो भी बोलते हैं, डी भी बोलते हैं। तो डी का और इसका फार्मूला क्या होता है, तो आइए हम लोग फार्मूला जान लेते हैं जरा पहले। तो फार्मूले की अगर बात करें तो फार्मूला है आपका इसमें डी इक्वल टू जेड, डी इक्वल टू, ये इक्वल का साइन है, डी इक्वल जेड इंटू जेड और अपॉन में होगा आपका A क्यूब ZM, क्या होगा ZM, और नीचे होगा A क्यूब Na अवोगाद्रो नंबर, ठीक है, अवोगाद्रो संख्या। तो अब इसमें वैल्यू रखिए आपको जो जो मालूम है। तो मुझको क्या पता है, Z की वैल्यू 4 है, M आपका एटॉमिक नंबर होगा मॉलिक्यूल का, तो वो कितना है आपको क्वेश्चन में दे रखा गया है, कितना पहले से ही है आपके पास, तो उसकी वैल्यू है आपके पास कितनी, और बाहर 107 आपको क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है 107.9, और अपॉन A क्यूब की वैल्यू यानी कि 408.6 इंटू 10⁻⁻12 की होल क्यूब, और इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में वैल्यू आएगी अवोगाद्रो नंबर यानी 6.602 इंटू 10⁻23। ये आपकी पूरी वैल्यू आपकी आ गई। तो जब हम इसके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा टोटल, जब कैलकुलेशन करके फाइनल बिल्कुल लाएंगे हम लोग 0.052 इंटू 10⁻⁻13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसको फाइनल जब सेंटीमीटर क्यूब में बना लिया, मीटर क्यूब में आपका आंसर आएगा तो पहले 10⁻⁷ आएगा, बाद में उसको मैंने कन्वर्ट किया। तो ये हो गया आपका सेकेंड का। अब सेकेंड के का के बाद नंबर आता है सेकेंड के खा का। तो सेकेंड का खा भी आपका क्या है, एक न्यूमेरिकल ही है वो भी। तो उस न्यूमेरिकल की जरा हम लोग बात कर लें, तो उसका देखते हैं आंसर कितना आता है भाई, हैं। आपसे बोला जा रहा है 1.40 ग्राम प्रति ml एवं भार आयतन के अनुसार 25% H2SO4 की 1 लीटर विलयन में मोललता ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके लिए बिल्कुल सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। आपको घनत्व, ये हम लोग दूसरे का खा नंबर कर रहे हैं, दूसरे का खा नंबर, ठीक है। सेकेंड का लिखने में थोड़ा हो सकता है, हाँ उंगली से लिखने में डिस्टर्ब हो जाता है, गड़बड़ नहीं सही बन पाता। दूसरे का खा नंबर, आपको घनत्व कितना दे रखा है, डी घनत्व दे रखा है 1.40 ग्राम प्रति ml, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, भार के हिसाब से सांद्रता दे रखी है, सांद्रता। तो सांद्रता कितनी दे रखी है आपको, सांद्रता दे रखी है उन्होंने 25%, लेकिन किसके आधार पे, तो भार और आयतन के आधार पर। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर विलयन का आयतन 100 ml है,
विलयन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन बराबर 100 ml, 100 ml हो तो 100 ml कितना हो गया आपका 100 ml। विलयन का आयतन अगर 100 ml हो जाएगा तो फिर जो H2SO4 है उसका भार, जो विलेय है, विलेय का भार कितना हो जाएगा आपका, विलेय यानी कि H2SO4, तो H2SO4 का भार, H2SO4 का भार कितना हो जाएगा, उन्होंने बोला 25%, तो यानी 25 ग्राम, कितना हो जाएगा 25 ग्राम। विलयन का घनत्व तो आपको दे रखा है, तो विलयन का भार कितना हो जाएगा, विलयन का भार, विलयन का भार, विलयन का भार, तो विलयन का भार कितना हो जाएगा, उसका आयतन गुणे घनत्व, आयतन गुणे घनत्व, V गुणे घनत्व, तो आपका V है कितना 100 ml और उसमें गुणा कितने का होगा, घनत्व का 1.40 का, तो ये आपका कितना आ जाएगा 140 ग्राम, कितना आ गया 140 ग्राम। अब क्या होगा 140 ग्राम आने के बाद अब सिर्फ विलायक का आयतन, सॉल्वेंट का हम लोग निकालेंगे, विलायक का भार, तो विलायक का भार बराबर कितना हो जाएगा 140 माइनस ऊपर आपका था 25, तो ये कितना आ गया 115 ग्राम। अब विलायक का भार आपके पास हो गया, ठीक है। अब हमको मालूम है कि मोललता का फार्मूला क्या होता है, तो मोललता के फार्मूले से पहले आपको अणुभार की जरूरत भी पड़ेगी, तो H2SO4 का अणुभार कितना होता है, तो H2SO4 का अणुभार, ठीक है, M कितना हो जाएगा 2 × 1 + 32 + 16 × 4, क्योंकि ऑक्सीजन 4 होते हैं, तो ये हो गया 2 + 32 + 64, पूरा आ जाएगा आपका 98, पूरा कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। इसके बाद अब हम लोग मोललता का फार्मूला लगाते हैं, तो मोललता का फार्मूला क्या होता है, मोललता बराबर स्मॉल w बटे कैपिटल M यानी अणुभार, क्योंकि मोलों की संख्या लिखनी होती है ऊपर में, नीचे विलायक का भार यानी कैपिटल W, और इसको हज़ार में अगर ग्राम में दिया है हम तो उसको किलोग्राम में बनाने के लिए हज़ार का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है, ऊपर नीचे भाग देते हैं तो वो ऊपर गुणे में चला जाता है। तो आपका स्मॉल w का मान है यहाँ पर हम लोगों को कितना दिया गया था 25 ग्राम, H2SO4 कितना है 25 ग्राम, इसका वो क्या हो गया अणुभार 98 पूरे के बटे कैपिटल W कितना था 115 ग्राम, गुणे क्या हो गया 1000, तो इसकी अब कैलकुलेशन अगर हम लोग करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 25/98 गुणे 115 और गुणे 1000, इसको हम पूरा कैलकुलेशन सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने में हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 2.24 मोल पर, कितना मोल पर केजी, मोललता में अपॉन में केजी में आता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो वो आप लोग पूरा सॉर्ट करके एक साथ सोल्यूशन अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये देखिए ये क्या सोल्यूशन है, ठीक। इसके दूसरे के गा में क्या क्या जानकारी दी गई है हम उसको लिखते हैं सबसे पहले। तो देखिए आपको दिया गया है इतने मोल पर लीटर, तो ये आपको क्या दिया गया, मोलरता। आपके पास क्या है, मोलरता है। मोलरता कितनी है, मोलरता है आपके पास, मोलरता, ध्यान रखिएगा पीछे भी हम लोगों ने मोललता की है, ये मोलरता है। मोलरता m बराबर कैपिटल M से ही दिखा देते हैं इसको हम लोग। तो मोलरता कितनी दी गई है आपको 0.00128। थोड़ी सावधानी रखिएगा लिखने में, मात्रक के साथ लिखिएगा अपनी कॉपी पे, मोल पर लीटर। अब माइनस की घात हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। और इसको अगर पावर में चेंज करेंगे तो हम क्या लिख देंगे 1.028 इंटू 10⁻3, कितना 10⁻³ मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। इसके बाद दूसरी जानकारी आपको क्या दी गई है, इसमें दूसरी जानकारी है आपको चालकता दी गई है। तो ध्यान रखिएगा चालकता, और आपका दूसरी वैल्यू आपको क्या दी गई है, चालकता। चालकता को ही विशिष्ट चालकत्व तो भी कहते हैं, इसको कप्पा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको कप्पा भी कहा जाता है। तो आपको वो कितना दे रखा है यहाँ पर, वो आपको दे रखा है, कप्पा की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, वो लिख देते हैं हम, कप्पा बराबर 4.95 इंटू 10⁻⁵ सीमेंस प्रति सेंटीमीटर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, मात्रक विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कौन सा मात्रक किसका है, चालकता कहें या विशिष्ट चालकत्व कहें वो एक ही बात है, और उसका मात्रक होता है सीमेंस पर सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आता है मोलर चालकता। क्या आता है, मोलर चालकता, जिसको कैप से प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं, तो अभी हमें मोलर चालकता इसमें निकालनी है, ध्यान रखिएगा। अभी हमको अनंत तनुता पर मोलर चालकता दे रखी है इन्होंने। अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या है, ये कैप
m जीरो जो लिखा है ये अनंत अनुता पर है, उसकी वैल्यू 390 पॉइंट सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ध्यान रखिएगा इस बात का, ये सीमेंस है, सीमेंस एस बना हुआ है ये, ठीक है, एस है, और ये आपका 5 है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा इसमें, हम कैसे निकालेंगे इसको, तो पहले हमें मोलर चालकता निकालनी पड़ेगी, फिर वियोजन की मात्रा निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद हम वियोजन के स्थिरांक की गणना कर पाएंगे। तो वियोजन के अगर हम फार्मूला यहाँ बगल में लिखें, तो बगल में नहीं, हम नीचे ही काम करते ही जाते हैं क्रम से, है ना, तो समय भी बचेगा हम लोगों का। तो सबसे पहले आप इसमें क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे इसमें मोलर चालकता m। तो मोलर चालकता कैसे निकलेगी, मोलर चालकता निकलेगी, कप्पा में हम लोग मोलरता का भाग दे देंगे, क्या कर देंगे, मोलरता का भाग दे देंगे। वहाँ लीटर में है तो उसको सेंटीमीटर में बनाने के लिए 1000 का आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, भ्रमित मत होइए, यहाँ पर कहीं कभी कभी सी भी लिखा होता है, सी का मतलब कंसंट्रेशन, ये ध्यान रखिएगा, ये मोलरता है, मोलरता कहें या कंसंट्रेशन कहें। तो अब इसमें हम जब वैल्यू रखेंगे तो कप्पा की वैल्यू हमें दे दी गई थी, तो कप्पा की वैल्यू जो भी आपको दी गई थी, कितनी दी गई थी, 4.950 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है, और अपॉन कितना, अपॉन आपके पास 1000 कितना था, 1.028 इंटू 10 की पावर -6, है ना, 1.028 इंटू 10 की पावर -3 था, और उसको सेंटीमीटर में बनाने के लिए करेंगे तो -6 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई और हुआ है -3 का सेंटीमीटर क्यूब बनाने के लिए। अब ये मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में हमने वैल्यू रखी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसको जब हम लोगों ने फाइनल सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आएगा, 48.15, कितना आएगा, 48.15 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, सीमेन, ठीक है, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये किसका मात्रक आया, ये आगे 5 है, ध्यान रखिएगा, ये आई मोलर चालकता। अब निकलेगी वियोजन की मात्रा, क्या निकलेगी, वियोजन की मात्रा। तो वियोजन की मात्रा का फार्मूला क्या होगा, वियोजन की मात्रा यानी अल्फा बराबर कैप m अपॉन कैप नॉट m, ये फार्मूला होता है, ठीक है। वियोजन की मात्रा निकालने के लिए जो कंसंट्रेशन जिस पे दिया जाता है उसका बटे अनंत वाले का। तो अभी हम लोगों ने कितना निकाला यहाँ पे, 48.15, 48.15, 48.15, अलग अलग ही पढ़ा जाता था दशमलव के बाद। इसके बाद फिर जो मोलरता की है तो वो वैल्यू हम लोगों को दे दी गई थी, तो वो कितनी थी, 390.5, 390.5, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये फाइनल आंसर सॉल्व हो गया आएगा 0.123, कितना आएगा, 0.123। तो ये क्या, वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा अल्फा जिसको कहते हैं, वियोजन की मात्रा, ये आई 0.123। इसका कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि ये अनुपात है, दोनों ऊपर नीचे सेम मात्रक होंगे, कट जाएंगे। इसके बाद अगला अब आएगा वियोजन की गणना किसकी। तो इससे पहले आपको जरा समीकरण से समझना है, ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। एसिटिक अम्ल था, क्या था, एसिटिक अम्ल CH3COOH, जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ये CH3COO माइनस और प्लस H प्लस में जाएगा। तो अगर हम इसमें प्रारंभ में बात करें तो इसके मात्रा अगर 1 मोल थी तो ये 0 था, ठीक है। इसके अल्फ़ा वियोजित हुए तो 1 माइनस अल्फ़ा, और ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा, ठीक है। अगर सांद्रता C रही होगी तो फिर इसके लिए जो एक वियोजन स्थिरांक K का मान लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, K बराबर जो सांद्रता होगा तो ये CH3COO माइनस की सांद्रता और H प्लस की सांद्रता अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास CH3COOH की सांद्रता। यह आपका इस तरीके का बनेगा स्ट्रक्चर। अब इसमें जब वैल्यू रखेंगे अगर हम कंसंट्रेशन के पदों की, तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से अगर हम रखते हैं तो ये बनेगा C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा, ठीक है, अपॉन C1 माइनस अल्फ़ा। तो एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अब यही आपका इसमें वैल्यू रखनी है, ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे अगर लर्न है आपको, नहीं तो ये आपको पर्टिकुलरली हर रिएक्शन के हिसाब से आपको बनाना चाहिए, क्योंकि ये उस मोलों की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा, ये अल्फ़ा के आगे स्क्वायर पावर कम ज़्यादा हो सकती हैं, तो इसलिए अब इसमें आपको वैल्यू रखनी है। अब रखिए वैल्यू, तो जब हमने इस K बराबर अल्फ़ा स्क्वायर C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा में वैल्यू रखी तो क्या बन गया, ये C की वैल्यू यानी जो कंसंट्रेशन था वो हम लोगों का कितना था, वो तो हम लोगों को शुरू में ही स्टार्टिंग में दे दिया गया था। तो कंसंट्रेशन की जगह पे हम लोगों ने क्या लिखा, जो यानी मोलरता थी वो कितना दिया गया था आपको, 0.0112 करके आपको दे रखा था, तो उसको पावर हमने कन्वर्ट कर लिया था, तो कितना था 1.028 इंटू 10 की पावर -3 और गुणे जो अल्फ़ा की वैल्यू 0.123
3 निकली, इसका होल स्क्वायर, होल ऑफ स्क्वायर, नीचे 1 माइनस 0.123। तो इसको जब हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, तो मैंने तो पूरा सोल्यूशन कर रखा है, लेकिन अब आप लोग स्वयं कीजिएगा खुद कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको एटलीस्ट करनी ही पड़ेगी। तो इसके बाद वो तो एग्ज़ाम में आप जितने तेज करेंगे, स्पीड से करेंगे, आपका समय बचेगा। इसमें मैं समय क्यों बर्बाद करूं? आपको यहाँ पर तो जानकारी चाहिए कि किस तरीके से होगा, ये तो आप कर सकते हैं। तो इसको जब हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व होने के बाद करीब आएगा आपका 1.77 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। इसका यूनिट क्या बना? मोल पर लीटर, क्योंकि ऊपर अल्फा स्क्वायर 2 थे, नीचे 1 था, तो इसलिए इसके सांद्रता पद का क्या बन गया आपका? सी। सॉरी, वो तो वियोजन की मात्रा थी, अल्फा उसका तो कोई मात्रा ही नहीं था, जो सी था कंसंट्रेशन, तो वो 1 ऊपर सी था केवल, इसीलिए इसका मात्रा मोल पर लीटर आया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका, अब इसमें तो तीनों चीज़ें आपकी निकल आई। 3 चीज़ें कौन कौन सी आई? तो 3 चीज़ें इस क्वेश्चन में निकाली गई। पहली थी आपकी, फर्स्ट नंबर पे क्या निकाला गया? कंसंट्रेशन यानी मोलर चालकता। ठीक है, कितना आया? 48.15 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। पर मोल लिख दो या मोल की पावर -1 लिख दो। ठीक है, इसके बाद तीसरा है अल्फा यानी वियोजन की मात्रा 0.123। फिर उसके बाद जो आपका अम्ल का वियोजन स्थिरांक है वो कितना आया? 1.77 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, मोल पर लीटर। तो इस तरीके से ये आपका पूरा मैंने तीसरा क्वेश्चन तक, दूसरे का घ नंबर तक कराया। अब दूसरे का घ नंबर देखते हैं क्या है भाई क्वेश्चन हम लोगों के पास। कहता है वैद्युत कण संचलन को समझाइए। तो क्या होता है वैद्युत कण संचलन? तो कोलाइडी विलयन, कोई भी कोलाइडी विलयन, यही आपको लिखना है। कोलाइडी विलयन धनावेशित कणों या ऋणावेशित कणों से बना होता है। किससे बना होता है? ऋण से या धन से। जब हम यू आकार की नली में कोलाइडी विलयन लेते हैं, यू आकार की नली में कोलाइडी विलयन लेते हैं, यह है आपकी यू आकार की नली। यू आकार की नली में जब कोलाइडी विलयन लेते हैं और इसमें इलेक्ट्रोड, ठीक है, एक धनावेशित इलेक्ट्रोड, यानी कि इसको कैथोड, एनोड कहेंगे, धन वाले को इसको क्या कहेंगे? एनोड। एनोड और कैथोड डालते हैं, और इसको ऋण वाले को क्या कहते हैं? कैथोड। ठीक है, कैथोड। एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड डालते हैं, तो अपने आप कोलाइडी कण, धनात्मक कोलाइडी कण ऋण की ओर और ऋणात्मक कोलाइडी कण धन यानी कि एनोड की ओर स्वतः ही गमन करने लगते हैं। इसे वैद्युत कण संचलन कहते हैं। जब कोलाइडी विलयन को किसी यू आकार की नली में लेते हैं और उसमें इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक ओर धन एक तरफ ऋण, तो कोलाइडी के धनात्मक कण स्वतः ही कैथोड की ओर और ऋणात्मक कण स्वतः ही एनोड की ओर गमन करने लगते हैं। इसे वैद्युत कण संचलन के नाम से जाना जाता है। बस ये आपको फिगर बनाना होगा और आपको इतना लिखना होगा। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, अगला आपको नेक्स्ट पार्ट में